हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को करवाने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट नंबर 4 से, इन्फ्लेशन से। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन मेजर करने के कौन से तरीके हैं। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखो, इन्फ्लेशन ना ऐसा कहा जाता है कि इन्फ्लेशन की पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होती है एज वेल एज इन्फ्लेशन की नेगेटिव इफेक्ट्स भी होती है। बट नेगेटिव इफेक्ट जो होती है ना, वो काफी डेंजरस होती है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि अल्टीमेट जो इन्फ्लेशन की इफेक्ट है वो कैसी होती है, नेगेटिव है, यानी कि उसकी टोटल इफेक्ट कैसी है, नेगेटिव है। और आपको पता है कि जब कोई भी कंट्री में इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है, प्राइस राइज होता है, तब उस कंट्री में जो वैल्यू ऑफ मनी है ना, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, कि उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है और लोग जो है अपना भरोसा खो बैठते हैं करेंसी सिस्टम में से। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता है एक कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर, वेनेजुएला करके, उसकी जो करेंसी है वो है वेनेजुएलर बोलीवर। आपको पता है ₹1 बराबर उस कंट्री का कुछ वेनेजुएलर बोलीवर जो है वो 37,000 अप्रॉक्स है। सोचो, ₹1 बराबर 37,000, इस तरह से उसकी कुछ करेंसी है। आप नेट पे भी जाके देख सकते हो। तो कहने का मतलब कि वहां पे लोगों का भरोसा ही उड़ गया है करेंसी पे से, और वहां पे करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, बहुत कम हो गई है। तो गवर्नमेंट का, कोई भी गवर्नमेंट का एक बेसिक फंक्शन यह है कि उसको अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। और आपको पता है इन्फ्लेशन की वजह से ना इनइक्वालिटीज भी राइज होती है। इनइक्वालिटीज मतलब होता है भेदभाव, मतलब किसी की इनकम बहुत ज्यादा है, किसी की इनकम कम है, किसी के पास वेल्थ भी बहुत ज्यादा है। इस तरह की अनसर्टेनिटीज इकोनॉमी में देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेती है गवर्नमेंट, तो बेसिकली बात करें तो मैं आज के वीडियो में 4 तरह की पॉलिसीज डिस्कस करूंगा कि जिसके थ्रू हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली आप लोग ने पहले कभी पढ़ी होगी, उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें 2 तरह की और पॉलिसी इन्वॉल्व होती है, जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, टूल्स भी कहते हैं। ठीक है, जो है क्वांटिटेटिव पॉलिसी और है क्वालिटेटिव पॉलिसी। जबकि दूसरा बात करें तो वो है फिस्कल पॉलिसी और बजट पॉलिसी। तीसरा मैं पढ़ाऊंगा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में। एंड 4th पॉइंट में आपको पढ़ाऊंगा यूनिवर्सिटी की एग्जाम नवंबर में हो सकती है। तो मे बी आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट ना किया हो तो आप लोग अभी के अभी हमारी बैच में ज्वाइन कर लो, बिकॉज हम लोग यहाँ पे आपको 6 सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आ जाता है कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक, टैक्सेशन, और उसके अलावा 2 और सब्जेक्ट भी प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमिक्स और IFS। तो अभी के अभी आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन कर लो, जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा रीजनेबल है, 2399। तो मिलते हैं फिर हम लोग हमारे कोर्स में इनकम पॉलिसी के बारे में। तो आगे बात करें तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो 1956 के बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, उस पर ज्यादा जोर दिया गया, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया पॉलिसी पैकेज। मतलब कि अगर कोई कंट्री में इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है, तो उस टाइम पे कोई भी गवर्नमेंट किसका यूज करती है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी का। अभी मैंने जो आपको 4 बताया उसमें सबसे ज्यादा यूज मॉनेटरी पॉलिसी का होता है। और जो फ्रेडमैन करके था, एक इकोनॉमिस्ट है, वो भी इस पॉलिसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो याद रखना, ये पॉलिसी में 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि और 2 तरह की पॉलिसी इन्वॉल्व होती है, जिसमें सबसे पहली है क्वांटिटेटिव पॉलिसी और दूसरी है क्वालिटेटिव पॉलिसी। इस तरह से 2 तरह की पॉलिसीज इसमें इन्वॉल्व होती है। तो क्वांटिटेटिव पॉलिसी में ऐसे तो काफी सारी है, बट मैं आप लोग को यहां पे 3 तरह की ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहला हो जाएगा बैंक रेट, नंबर 2 हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको OMO भी कहा जाता है, और नंबर 3 हो जाएगा चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और ये क्वालिटेटिव तो पूरा अकेला ही है, तो उसमें मैं डायरेक्टली उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैंक रेट से। देखो, बैंक रेट होता क्या है, बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये है कमर्शियल बैंक और ये है RBI। अब कमर्शियल बैंक को बहुत ज्यादा इमीडिएट पैसों की जरूरत पड़ी, यानी कि कमर्शियल बैंक के पास क्या है, शॉर्टेज है पैसों का, यानी कि हम लोग कहेंगे कि उस बैंक के पास शॉर्टेज ऑफ फंड है। तो क्या करेगी वो बैंक, RBI से मदद मांगेगी और RBI से क्या करेगी, पैसा लेगी, यानी कि मैं यहां पे लिख लेता हूं मनी लेगी। अब उस दौरान क्या होगा, सीधी सी बात है, RBI ऐसे तो पैसा देगी नहीं, सामने कोई ना कोई तरह का इंटरेस्ट रेट तो चार्ज करेगी। तो यहां पे कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट पे करेगी किसको, RBI को।
और यहाँ पे जो लोन ली जाती है वो ये भी याद रखना, वो लोन कितने लॉन्ग टर्म के लिए होती है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लंबे पीरियड के लिए ये लोन ली जाती है। और यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट पे करेगी, उसी इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, बैंक रेट कहेंगे। बोलो आप लोग को क्लियर हो गया बैंक रेट होता क्या है? बड़ा ही आसान था कि जब कोई भी आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देती है शॉर्ट लॉन्ग टर्म के अंदर, उस टाइम पे जो भी इंटरेस्ट कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई को पे करेगी उसको क्या कहेंगे, बैंक रेट कहेंगे। यहां पे भी वही देके रखा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड बैंक रेट। अब ये भी याद रखना कि जनरली इंस्टेंट कोई भी बैंक को पैसों की जरूरत होती है, इमीडिएट पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो किसका यूज करते हैं, बैंक रेट का यूज करते हैं। बट आपको पता है, रियल बात बताओ, आज की डेट में आरबीआई बैंक रेट का कम यूज करती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का ज्यादा यूज करती है। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर आपने इसका मतलब तो समझा दिया, बट ये तो बताओ कि बैंक रेट से कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तो ध्यान से आप लोग देखना, फॉर एग्जांपल कंट्री के अंदर हो जाता है इन्फ्लेशन, बट एक चीज याद रखना, जब भी इन्फ्लेशन होता है ना, तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है। सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब सप्लाई ऑफ मनी जब भी बढ़ता है तो उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी को कम करना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ मनी होता क्या है, बेसिकली मार्केट के अंदर ना सबके पास पैसा आ जाता है, ज्यादा पैसे का इन्फ्लो हो जाता है जब मार्केट में, तो उस टाइम पे क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है। इसका मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो मार्केट में सबके पास पैसा आएगा तो सब लोग पैसा खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगा गुड्स का, तो सीधी सी बात है महंगाई बढ़ेगी जब सबके पास पैसा आ जाता है तब। तो ये सप्लाई ऑफ मनी है, उसको मेरे को क्या करना है, कम करना है। तो कैसे करेंगे, तो आरबीआई इसका यूज करती है। फॉर एग्जांपल आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट को बढ़ा देगी। क्या करेगी आरबीआई, बैंक रेट को बढ़ा देगी, यानी कि अब जो ये कमर्शियल बैंक्स है उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आरबीआई को, यानी कि पहले के मुकाबले अब वो इंटरेस्ट ज्यादा पे करेंगे। अब सीधी सी बात है, जब बैंक रेट ज्यादा होगा तो जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, इंटरेस्ट टू आरबीआई, वो ज्यादा होगा। कौन पे करता है, कमर्शियल बैंक। तो सीधी सी बात है कि वो लोग अपने कस्टमर से, जिन जिन लोगों को लोन देते हैं, उनसे भी क्या करेंगे, मतलब कि इंटरेस्ट जो पब्लिक से चार्ज करते हैं वो भी क्या करेंगे, ज्यादा चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट जब ज्यादा चार्ज करेंगे, अब लोग जो है वो लोन लेना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। लोग क्यों लोन कम करेंगे, क्योंकि लोगों को पता चला कि भाई अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करना है वो ज्यादा है, थोड़ी देर और रुक जाते, क्या पता आगे चल के थोड़ा कम हो जाए, इसलिए लोग ना लोन लेना कम कर देते हैं। अब जब लोग लोन लेना कम कर देंगे तो मार्केट में जो पैसा जाता था, जो सप्लाई होता था, वो सप्लाई ना धीमे हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली हम लोग इसको रिलेट करेंगे लोन से, कि पहले लोग लोन लेते थे, क्योंकि देखो मैं हूं या कोई भी पर्सन है, आप हो, कभी भी हम लोग लोन लेते हैं तो उसको बचाते नहीं, हम उसको मार्केट में यूज करते हैं, मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट करते हैं उन पैसों से। तो सीधी सी बात है, लोन कम होगी वैसे ही सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम क्या थी कि इन्फ्लेशन में सप्लाई ऑफ मनी जो था वो ज्यादा था, जो कि हम लोग यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी को क्या कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। किसका यूज करके, बैंक रेट को बढ़ा करके। तो ये बैंक रेट कौन बढ़ाता है, तो वो बढ़ाती है आरबीआई। तो इस तरह से जो इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाती है। बोलो क्लियर हो गया आप लोग को। तो सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, और वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ। ये भी कुछ इसी तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले ओएमओ होता क्या है, तो याद रखना, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब होता है कि जब भी आरबीआई परचेज और सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ओपन मार्केट के अंदर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई जब भी ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है और खरीदती है, उसको बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। मेरे को पता है आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। और हाँ, एक चीज ये बता दूं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, उसका मतलब क्या, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आ जाता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ट्रेजरी बिल, या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ये सारी चीजें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आती है। अब देखो एक एग्जांपल देके समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मार्केट और आरबीआई, फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में हो गया है इन्फ्लेशन, अभी मैंने बताया। अब इन्फ्लेशन होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारी कंट्री में जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अल्टीमेट प्रॉब्लम कहां पे, कि पैसों का सप्लाई बहुत ज्यादा है।
अब इस पैसों के सप्लाई को कम करना है तो आरबीआई के पास एक ऑप्शन है ओएमओ का। कैसे यूज करेगी, तो ध्यान से देखो, आरबीआई क्या करेगी कि जो मार्केट है उसमें जितनी भी सिक्योरिटीज उसके पास है वो सारी सिक्योरिटीज को सेल कर देगी, यानी कि बेच देगी। मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, मार्केट से पैसा खींचना है या उसका फ्लो कम करना है, तो कैसे किया जाएगा, तो आरबीआई के पास जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, आरबीआई उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कर देगी, सेल कर देगी। ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब सीधी सी बात है, जब भी कोई भी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगी तो पैसा क्या होगा, आरबीआई के पास आएगा। यस एग्जैक्टली, पैसा पूरा मार्केट से किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास। तो यहां पे तो सिंपल समझ आ रहा है कि भाई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा जा रहा है तो पूरा का पूरा पैसा किसके पास आ जा रहा है, आरबीआई के पास। तो पहले क्या था, पहले प्रॉब्लम थी सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा था, अब सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारा का सारा पैसा किसके पास जा रहा है, आरबीआई के पास, और इस तरह से मार्केट स्टेबल हो जाएगा। तो आपके दिमाग में एक और कंफ्यूजन होगा कि सर मार्केट अच्छा कब माना जाता है, क्या सप्लाई ऑफ मनी कम हो या ज्यादा हो। याद रखना, मार्केट अच्छा तब माना जाता है जब मार्केट में डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी इक्वल हो ना, तभी मार्केट बढ़िया माना जाता है कि भाई जितनी डिमांड है उतना ही सप्लाई हो रहा है पैसों का। पैसों का मतलब कि लोग जितना डिमांड कर रहे हैं लोगों के पास उतना ही पैसा है, ना कि ज्यादा होना चाहिए ना कि कम, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा। पैसा कम होगा लोगों के पास तो मार्केट में मंदी होगी। हम लोग जनरली बोलते हैं ना मार्केट एकदम ठंडा पड़ा है, मंदी है मार्केट में। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन कब होती है कि जब डिमांड और सप्लाई अच्छा हो तब मार्केट अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी इन्फ्लेशन होता है तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है और आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस का यूज करके सप्लाई ऑफ मनी को क्या करती है, कम कर देती है। बोलो क्लियर हो गया आप लोग को। तो इस तरह से हमने दो पॉइंट खत्म किए, एक पढ़ा बैंक रेट और दूसरा पढ़ा ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो कि एक क्वांटिटेटिव पॉलिसीज का टाइप है। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे और वो है चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट। अच्छा, चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट में बात की गई है कैश रिजर्व रेशियो की। देखो इसको तो ना बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाता हूं, कैश रिजर्व रेशियो है क्या, ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल मान लो ये आप हो, ठीक है, और आपको ना, आपका मैं नाम लिख लेता हूं, आप ए हो। अब मान लो आपको दिवाली पे आपके घर पे मेहमान आए और आपके घर पे जो मेहमान आए उन्होंने आपको 10,000 रुपए दिए। कितने दिए आपको, 10,000 रुपए। भगवान करे सबके घर ऐसे मेहमान आए, 10,000 रुपए दिए। मैं तो हर महीने आने चाहिए ऐसे मेहमान। ठीक है, अब आपके पास 10,000 रुपए आए, आपने क्या किया, वो 10,000 रुपए गए और बैंक में जाके आपने वो 10,000 रुपए डिपॉजिट करवाए। तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी डिपॉजिट। मतलब जो पहली बार डिपॉजिट होता है उसको प्राइमरी डिपॉजिट बोला जाता है जनरल टर्म्स में। ठीक है, अब 10,000 रुपए आपने बैंक में जमा करवाए, तो आपको पता है बैंक ना 10,000 के 10,000 लोन नहीं दे सकती। आरबीआई के रूल्स के हिसाब से एक ऐसा रिजर्व मेंटेन करना होता है और बैंक अपने पास नहीं करती, वो किसके पास करती है, वो आरबीआई के पास करती है। बैंक आरबीआई के पास कुछ परसेंट जमा कर देती है, यानी कि जैसे मान लो आरबीआई ने फॉर एग्जांपल बोला है 10%, कि आरबीआई ने बोला है कि आपके पास जो भी पैसा आता है, जो भी कैश आता है, उसमें से 10% हमको दे देने का और बाकी का पैसा आप लोन में दे सकते हो। 10% यानी कि आपने 10,000 रुपए जमा करवाए, उसमें से आरबीआई कितने पैसा ले लेगी, 1,000 रुपए। तो अब बैंक के पास पैसा बचा कितना, तो बैंक के पास पैसा था 9,000 रुपए। तो मान लो कोई एक और पर्सन है, आपका दोस्त है, उसको लोन चाहिए थी, उसका नाम है बी। तो मार्केट में आरबीआई कितने की लोन दे पाएगी, 9,000 रुपए की। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया एक छोटे लेवल पे, ऐसे बहुत बड़े लेवल पे आरबीआई और बैंक जो है वो वर्क करती है। तो पहले मैंने आपको ये समझाया कि कैश रिजर्व रेशियो है क्या। तो यहां पे जो आरबीआई मेंटेन कर रही है जो रेशियो, कैश का रिजर्व रेशियो, उसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। यानी कि ए पर्सन, यानी आप बैंक में पैसा जमा करवा रहे हो 10,000 रुपए, उस 10,000 रुपए का 10% कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई मेंटेन कर रही है और उसमें से जो 9,000 बचे, आप उस 9,000 पैसे से ही मार्केट में लोन दे सकते हो। बोलो क्लियर हो गया आप लोग को। जनरली जो ये रेशियो होता है ना सीआरआर का, वो 3 से 15% के बीच में होता है। ठीक है, और करंट का देखा जाए तो वो 4.5% है। आगे बात करें तो अब होगा क्या, अब सीआरआर से कैसे आरबीआई अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगी। वापस बता देता हूं, इन्फ्लेशन कब होता है दोस्तों, इन्फ्लेशन मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब मार्केट में पैसों का सप्लाई बहुत ज्यादा है। ये मार्केट में पैसों के सप्लाई को क्या करना है,
कम करना है, तो इन पैसों के सप्लाई को हम कम कैसे करेंगे? तो याद रखना, यहां पे आरबीआई क्या करेगी? सीआरआर का यूज करेगी। पहले 10% था, मान लो कि आरबीआई बोले कि अब से जो हमारा सीआरआर है 20% हो जाएगा। जनरली होता नहीं है 15%, ये तो एग्जांपल दे रहा हूं। कितना हो जाएगा? 20%। पहले आरबीआई के पास वो बैंक कितना रुपए, 1000 रुपए रखती थी, अब कितना रुपए रखेगी? 2000 रुपए। 2000 रुपए रखेगी तो मार्केट में लोन कितनी जाएगी? 9,000 की जगह पे सिर्फ 8,000। तो पहले के मुकाबले सप्लाई जो है पैसों का कम हो गया। यानी कि जब आरबीआई को लगता है इन्फ्लेशन है तो सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है। सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा तो अब कोई भी बैंक जो है वो अपने पास पैसा कम रखेगी, आरबीआई के पास ज्यादा रखेगी, और लोन का जो सप्लाई है मार्केट में, मतलब जो पहले लोन ज्यादा जाती थी अब वो लोन कम हो जाएगी, और जैसे ही मार्केट में लोन का सप्लाई कम होगा वैसे ही सप्लाई ऑफ मनी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि लोग लोन लेते किस लिए? मार्केट में उस पैसे को यूज करने के लिए। अगर लोग लोन लेंगे ही नहीं, लोग लोन कम लेंगे, तो उस टाइम पे सप्लाई ऑफ मनी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दैट्स वाई जो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया था वो सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा। किसके थ्रू? क्या यूज करके? सीआरआर का यूज करके, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो का यूज करके। और इसका मैंने यहाँ पे मीनिंग भी दिया है, कैश रिजर्व रेशियो रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द आरबीआई। तो देखो दोस्तों, यहां पे मैंने आपको जो भी चीजें बताई है ना वो सब मैंने ओरली एक्सप्लेन की है। आप लोग को एग्जाम में जाके ये खुद बना के लिखना पड़ेगा, और खास करके ये सब डायग्राम वगैरह मत बनाना, ठीक है? ये अलाउड नहीं है, आपको पूरा का पूरा थियरी में लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटेटिव पॉलिसीज। तो देखो क्वालिटेटिव पॉलिसीज क्या होता है? तो क्वालिटेटिव पॉलिसीज ऐसी पॉलिसीज होती है जो क्रेडिट कंट्रोल करती है। क्रेडिट कंट्रोल मतलब हम लोग यही कहेंगे कि मार्केट में जो पैसा घूम रहा है उसको कंट्रोल करती है कुछ, और वो फोकस करती है कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स पे। इकोनॉमी के कुछ जो सिलेक्टेड सेक्टर्स होते हैं उन पे फोकस किया जाता है, और इस पॉलिसीज का यूज किया जाता है सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाने और कम करने के लिए। जो भी अलग अलग सेक्टर है इकोनॉमी में, चाहे वो फिर एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, सर्विस सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, उनके सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है क्वालिटेटिव पॉलिसीज का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके लिमिटेशंस के साथ। तो क्वालिटेटिव पॉलिसीज के टोटल 4 लिमिटेशंस है। ऐसे तो काफी सारे, बट मैंने यहाँ पे मेनली 4 बताए हैं। सबसे पहला, क्वालिटेटिव पॉलिसी वर्क कौन से जगह पे नहीं करेगी, ये वाली पॉलिसीज, तो उसके पीछे 4 इसके लिमिटेशन है। सबसे पहला देके रखा है कि जब जो ब्लैक मनी है, मान लो कि मार्केट के अंदर जो ब्लैक मनी होता है या तो फिर पैरेलल इकोनॉमी है, तो उस टाइम पे ये वाली पॉलिसी वर्क नहीं कर पाएगी। अगर प्रॉपर चल रहा है सब कुछ, इलीगल एक्टिविटी नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बट इस तरह की एक्टिविटीज है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो सकता। दूसरा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लीकेजेस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लीकेजेस की वजह से भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी वजह से पूरी पॉलिसी मतलब वर्क ही नहीं करेगी। क्योंकि लोग क्या करेंगे, जो ट्रेडर्स है वो क्या करेंगे, पैसा लेंगे मार्केट से, लोन लेंगे कुछ और नाम से और यूज करेंगे कुछ और जगह पे। मतलब वो बोलेंगे कि मेरे को होम लोन चाहिए, बट वो होम लोन लेंगे नहीं, उसकी जगह पे वो पैसे को कहीं और यूज करेंगे। तो दैट्स व्हाई ये वाली पॉलिसी वर्क नहीं करेगी। कौन सी पॉलिसी? क्वालिटेटिव पॉलिसी, बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीकेजेस। क्लियर? थर्ड पॉइंट, इफ द इन्वेस्टर आर रिस्क टेकर, अगर मान लो इन्वेस्टर कैसा है, रिस्क टेकर है, तो वो क्या करेगा, कितना भी ज्यादा रिस्क लेगा। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम हो रहा है, धीमे धीमे गवर्नमेंट पैसा खींच रही है, तो वो जो रिस्की इन्वेस्टर है ना वो और पैसा डालेगा, क्योंकि उसको लगता है कि मार्केट और अच्छे से ग्रो हो सकता है, जबकि उस टाइम पे फॉल हो रहा है। तो वो चाहता है कि और ज्यादा रिस्क ले, रिस्की इन्वेस्टमेंट करे, और उसी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है ऐसे स्टेज पे। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज एडॉप्ट करती है बहुत अच्छी बात है, बट मान लो गवर्नमेंट अभी भी फालतू के अपने खर्चे करे जा रही है कुछ बिन जरूरी चीजों के पीछे, मतलब ऐसी चीज जो जरूरी नहीं है, तो उस टाइम पे भी हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्रेडिट कंट्रोल नहीं हो सकता। बोलो क्लियर हो गया? तो ये थे लिमिटेशंस क्वालिटेटिव पॉलिसीज के। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो फिस्कल पॉलिसी और बजट पॉलिसी। तो देखो फिस्कल पॉलिसी में हम लोग इन्फ्लेशन को 3 तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एक हो जाता है टैक्सेस, दूसरा हो जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, और तीसरा हो जाता है पब्लिक डेट। तो नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, देके रखा है टैक्सेस। तो टैक्सेस में क्या दिया है, सबसे पहले मैं मेरे हिसाब से बताता हूं, फिर ये एक्सप्लेन करता हूं। देखो इन्फ्लेशन यानी ऐसी सिचुएशन जहां पे सप्लाई ऑफ मनी, बार बार मैं बोल रहा हूं, बट याद रखना कि जब क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है इन्फ्लेशन के अंदर,
ठीक है, शॉर्ट में लिख लिया सप्लाई ऑफ मनी। तो इस टाइम पे क्या होता है कि गवर्नमेंट को पता है कि मार्केट में पैसा बहुत है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स बढ़ा देती है। टैक्स बढ़ाएगी तो लोगों के पास जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो लोगों के पास जो परचेसिंग कैपेसिटी है वो कम होगी, तो वो लोग डिमांड कम करेंगे, और डिमांड कम होगी तो मार्केट में जो पैसा घूम रहा था, जो सप्लाई ऑफ मनी था, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एकदम क्लियर चीज बताइए कि टैक्स बढ़ने से सीधा सप्लाई ऑफ मनी कम हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह के टेक्निक्स का गवर्नमेंट यूज करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे दो तरह के टैक्स होते हैं, आपको पता होगा, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में आज की डेट में तो जीएसटी आ गया है, ठीक है, बट डायरेक्ट टैक्स तो अभी भी है, जैसे कि हो जाता है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ऐसे काफी सारे टैक्स है जो कि डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन टैक्सेस को बढ़ा देती है। तो सीधी सी बात है, इन टैक्सेस को बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा आएगा। अब सिंपल चीज समझो कि आप अगर इनकम टैक्स ज्यादा पे करोगे तो आपके पास पैसा कम बचेगा, आप कम डिमांड करोगे, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा। तो एक सिंपल रिलेशन है टैक्सेस के साथ। दूसरा बात करें इन्फ्लेशन के दौरान इनडायरेक्ट टैक्सेस पे गवर्नमेंट क्या करती है पता है, जो आइटम लग्जूरियस है, यानी कि जो लग्जूरियस गुड्स है ना, उन पे टैक्स बढ़ा देती है। और जो टैक्सेस एसेंशियल कमोडिटीज है, जैसे खाने पीने की चीजें हो गई, ऐसी सब चीजों पे गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस मॉडरेट रखी है, कम रखती है। इसका यही रीजन है कि खाने पीने की चीजें इंपॉर्टेंट है, लग्जूरियस आइटम से कोई आदमी मर नहीं सकता, ठीक है, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि चाहिए ही चाहिए, बट लग्जूरियस आइटम पे इस वजह से, जैसे आप लोग एग्जांपल ले लो कि लैपटॉप से, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, इन सब पे बीच में गवर्नमेंट ने ना बहुत ज्यादा टैक्स ले लिया था। या तो हम लोग कहेंगे जो लग्जूरियस कार्स है, ठीक है, जो लग्जूरियस घर है, उन सब पे गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस ज्यादा लेती है। जैसे हम लोग जब प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो उसमें जो बिजनेस क्लास होता है उस पे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेती है कंपेयर टू इकोनॉमिक क्लास। तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, सप्लाई ऑफ मनी को कम करती है अपने टैक्स को बढ़ा करके। तो इसी तरह की पॉलिसीज को हम लोग क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी और बजट पॉलिसी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें नंबर 2, पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सी बार जो एक्सपेंडिचर करना होता है वो कम कर देती है, खास करके पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात की जाए। अब मैं पहले मेरे हिसाब से एक्सप्लेन कर देता हूं। पता है आपको, इन्फ्लेशन बढ़ने के पीछे का रीजन ये भी होता है कि गवर्नमेंट बहुत सी बार पैसा मार्केट में डालती है। तो अगर मान लो गवर्नमेंट अपने खर्चों पे कंट्रोल कर लेगी तो जो मार्केट में पैसा जा रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, जो भी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं है, उन पे कंट्रोल कर लिया जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। दूसरा, सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर के पीछे रेदर देन लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। मतलब शॉर्ट टर्म में जो चीजें जरूरी है ना, उस पर ध्यान दो, लंबे समय के खर्चे अभी भूल जाओ। तीसरा पॉइंट कि यहां पे पॉलिसी ऐसी बनाई जाएगी कि यहां पे जो आउटपुट यानी होता है प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है वो एसेंशियल गुड्स का सबसे पहले किया जाएगा। एसेंशियल गुड्स के प्रोडक्शन को ही इंक्रीज किया जाएगा, बाकी सारे गुड्स पे इतना, लग्जरियस गुड्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये तीनों सिचुएशन यूज की जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और ये भी एक पार्ट है फिस्कल पॉलिसी और बजट पॉलिसी का। और हमने पढ़ा ये पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो कि गवर्नमेंट लोगों के पीछे जो खर्चा करती है वो क्या कर देगी, कम कर देगी। नेक्स्ट बात करें नंबर 3, तो वो है पब्लिक डेट। पब्लिक डेट क्या है, तो यहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, अपना पब्लिक डेट बढ़ाती है। पब्लिक डेट कैसे बढ़ाती है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, बहुत सारे, मान लो एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे लोग हैं, लोगों से क्या करेगी गवर्नमेंट, पैसा ले लेगी, ठीक है। अब ऐसे तो ले नहीं सकती है, अलग अलग से, जैसे मैंने बताया कि वो एनएससी के थ्रू या काफी सारी अलग अलग चीजें होती है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन लेगी। किससे, लोगों से लोन लेगी। अब लोगों से पैसा लेगी, लोन लेगी, तो सीधी सी बात है, जो लोग है, जो पीपल है, उनके पास जो परचेसिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है, गवर्नमेंट को लोन दी हुई है, यानी कि गवर्नमेंट को पैसा दिया है अलग अलग फॉर्म्स में। अब लोगों के पास परचेसिंग कैपेसिटी कम होगी तो सीधी सी बात है, वो लोग क्या करेंगे, अपनी डिमांड कम कर देंगे। अब जब भी कोई भी चीज की डिमांड कम होगी पूरी कंट्री के अंदर, तो जो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया था इन्फ्लेशन के दौरान, वो सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? मैंने एक सटीक बात बताई है यहाँ पे जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है। और देखो, दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी इन इकोनॉमी विद पीपल एंड रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। मैंने यहाँ पे जो बताया वही चीज यहाँ पे देख के रखी है। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से फिस्कल और बजटरी पॉलिसी में 3 स्टेप्स थे। सबसे पहला हमने टैक्सेस पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा पब्लिक एक्सपेंडिचर, और तीसरा हमने पढ़ा पब्लिक डेट। इस तरह से 3 पॉइंट थे।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है क्या, तो ध्यान से सुनना। तो कब गवर्नमेंट इसका यूज करती है, तो इन्फ्लेशन के दौरान। तो यहां पे क्या किया जाता है, इस पॉलिसी का यूज किया जाता है, द पॉलिसी शुड बी सच विच वुड एनकरेज प्रोडक्शन। यहां पे उसी चीज का प्रोडक्शन किया जाता है जो गुड्स एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। दूसरा बात करें, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज कैन बी कंट्रोल, यानी पता है आपको स्पेक्युलेशन यानी कि हम कहेंगे सट्टेबाजी। सट्टेबाजी से भी मार्केट में पैसा बहुत आता है, इन्फ्लेशन होता है। क्योंकि देखो एक सिंपल चीज है, हम जब सट्टेबाजी करते हैं, अगर मान लो मैंने सट्टा खेला और मैं जीत गया तो मेरे पास बहुत पैसा आया, अब मैं पैसा क्या करूंगा, सीधी सी बात है, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है सट्टेबाजी से, तो मैं बहुत ज्यादा खर्च करूंगा। जब बहुत ज्यादा पैसा खर्च करूंगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन होगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस तरह की जो सट्टेबाजी हो रही है, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज हो रही है, उन पे कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट दिया है, ऐसे गुड्स जो कि एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी गुड्स, उनकी प्राइस को गवर्नमेंट अंडर सुपरविजन रखेगी। जैसे सब्जी हो गया, टमाटर, अभी टमाटर का भाव खैर ज्यादा है, बट कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जिसपे गवर्नमेंट ध्यान रखती है। पता है आपको, अभी टमाटर का भाव ज्यादा था तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, टमाटर के भाव को जानबूझ के नीचे लाने की कोशिश कर रही है, बहुत सस्ते भाव पे खरीद के मार्केट में सस्ते भाव में टमाटर बेच रही है। तो कहने का मतलब कि प्राइसेस जो है एसेंशियल कमोडिटी की कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट की बात करें, द कॉमन पीपल शुड इनफ पोजीशन टू गेट गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, और जो लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो लोग कोई भी गुड्स को रीजनेबल प्राइस पे खरीदे, ना कि बहुत महंगे भाव पे। ठीक है। और जो स्मगलिंग एक्टिविटीज जो कंट्री में होती है उस पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और ये सारे कौन से पॉइंट्स हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के, यानी कि गवर्नमेंट का वर्किंग कुछ इस तरह से होना चाहिए जिससे इन्फ्लेशन क्रिएट ना हो। बोलो क्लियर हो गया, या तो है तो सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट बात करें, इनकम पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर पता है क्या दिया है, इस पॉलिसी में बताया है कि बहुत सी बार इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट होती है इकोनॉमी में, और उस टाइम पे मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का यूज किया जाता है इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए। बट बात करें कि बहुत सी बार ना इन्फ्लेशन किस वजह से होता है पता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से, यानी कि कोई भी चीज का जो प्रोडक्शन करने का खर्चा है वो बढ़ जाए। जैसे मान लो ये पेन मैं बना रहा हूं, तो ये पेन बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे इनकम पॉलिसी ना इन फैक्टर्स का ध्यान रखती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ध्यान रखती है। तो इनकम पॉलिसी का एम क्या है, तो ये पॉलिसी इसमें एम करती है कि हम लोग प्रोडक्शन इस तरह से करें, मतलब ये एक ऐसी पॉलिसी है जो चाहती है कि हम प्रोडक्शन कंसिस्टेंट करें, मतलब कि कांस्टेंट प्रोडक्शन करें विथ राइज इन द रियल आउटपुट। और किसमें इंक्रीज हो, आउटपुट। आउटपुट यानी कि क्या होता है, प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट हो, यानी कि प्रोडक्शन बढ़े कंट्री में, और वो भी स्टेडी रेट पे। स्टेडी रेट यानी महंगे भाव पे नहीं, एकदम रिजनेबल रेट पे वो बढ़े। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हेल्प हो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो आपको पता ही है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसका यूज करके हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाए, वो भी बहुत कम रेट पे। स्टेडी रेट मतलब कि हम लोग कहेंगे रिजनेबल रेट पे। ठीक है। और यहां पे बताया गया है कि जो ट्रेड यूनियन लीडर्स है, फार्मर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, या और भी कोई तरह के सेक्शन के जो लोग हैं, उन लोगों से कंसल्ट किया जाए और उसी के बाद कोई भी तरह की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाए। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम लोग इनको पूछेंगे नहीं तो ये लोग धरने पे बैठ जाएंगे। धरने पे बैठ जाएंगे तो क्या होगा कि भाई हमको इतना भाव चाहिए, हमको इतना वेजेस चाहिए, मतलब चाहिए, और जिसकी वजह से महंगाई बढ़ सकती है। तो कोई भी तरह की पॉलिसी लाए तो इन लोग को एक बार पूछ लो कि आप लोग को ठीक लगता है तो हम जाके क्या करें, इंप्लीमेंट करें। जैसे आपको पता होगा कि अभी एक फार्मर लॉ लाया गया था बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो बाद में जाके उसको कैंसिल कर दिया बिकॉज फार्मर्स, ट्रेड यूनियन के लीडर्स ये सब उसके अपोज थे। तो कहने का मतलब इस तरह की सिचुएशन ध्यान रखनी पड़ती है इनकम पॉलिसी के अंडर। तो ये पॉलिसी बताती क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी चीज का प्रोडक्शन करें तो उसका जो रेट है वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही रिजनेबल होना चाहिए, जिसके थ्रू हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन ना बढ़े, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि चारों की चार पॉलिसीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक ऐसे ही बढ़िया से वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।